देखो, लिपिड मैंने पूरा कर लिया था कल। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपके सेल्स के अंदर, उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। आपके बॉडी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपके पेरेंट्स से आप मिलता है आपको, वो न्यूक्लिक एसिड्स के ही फॉर्म में आपकी बॉडी में आता है ना। हेरिडिटी का जो ट्रांसफर होता है, देखो हमने पढ़ा हुआ एक टर्म, ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन generation to another generation। ये न्यूक्लिक एसिड्स के फॉर्म में होता है, देखो, है ना। और आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है। एक कहते हैं डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसे कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है इसको। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है और राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सी राइबो भी लिखते हैं, डीऑक्सी राइबोस भी लिखा जाता है, राइबो न्यूक्लिक भी कहते हैं। सिंपली आप राइबो लिख लो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस भी लिखा जाता है ना। समझ में आ गया। और देखो, एक्चुअली कहते हैं इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, DNA is genetic, but RNA is नॉन जेनेटिक कहते हैं। देखो इसको, तो देखो, तो मैंने कहा कि ऐसे बताओ, जैसे आपको ये पता है कि मान लो ये आपका एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है इसका, और इसके अंदर आप जानते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे। देखो क्या कहते हैं इसको, इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम बना होता है, सिंगल डीएनए होता है इसमें, देखो। और पार्ट्स ऑफ डीएनए जो होते हैं, इसी को जीन कहा जाता है। और जीन जो होता है ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, मेडअप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। देखिए, क्रोमोसोम्स में एक डीएनए होता है, देखो, और ये जो सिंगल डीएनए है
सिंगल डीएनए को, उस सिंगल डीएनए का जो पार्ट्स होता है, जैसे मान लो यहाँ देखिए ऐसे, मान लो सिंगल डीएनए है, इसका ये पार्ट यहाँ से यहाँ, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक, देखो इस पार्ट को कहते हैं जीन। और एक डीएनए पे कितने सारे जीन्स होते हैं, ठीक है। डीएनए का सिंगल लेंथ, डीएनए का एक जो सिंगल लेंथ होता है देखो, उसके अंदर कई सारे फ्रेगमेंट्स को जीन्स कहते हैं। अभी भी ब्लड आ रहा है? ठीक हुआ? ओके, दैट्स गुड। चलिए, चलो यहां देखो। तो देखो मैंने क्या कहा, ये क्रोमोसोम है ना। क्रोमोसोम्स का ये, इस एक क्रोमोसोम में एक सिंगल डीएनए होता है, समझ में आ गया। और एक डीएनए में कई सारे कंपोनेंट्स को जीन्स कहते हैं। जीन्स जो होता है, यहीं से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। देखो आप जानते हो कि, आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में क्या होता है, देखो जो डीएनए है, इसी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, बताओ? इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन्स बनता है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। देखिए, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग है ना वो वीडियो देख लेंगे बाद में। यहां देखो, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी यूकारियोट्स होते हैं, जितने भी प्रोकारियोट्स होते हैं, जहां डीएनए होता है, डीएनए के अंदर लैंग्वेज होता है प्रोटीन्स के सिंथेसिस का। मैंने पहले कहा था आपको कि प्रोटीन्स पेप्टाइड्स का बना होता है, और पेप्टाइड्स कई सारे हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। तो पेप्टाइड्स में अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होगा, इसका पूरा पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास होता है। आरएनए कुछ नहीं करता, वो जस्ट एक बीच का एक मैसेज को कन्वे करता है वो। तो डीएनए का लैंग्वेज कोड होता है आरएनए के फॉर्म में। देखो ये भी याद रखना, इस सीक्वेंस को कहते हैं कोडिंग, और इस सीक्वेंस को कहते हैं डिकोडिंग एट राइबोसोम्स। देखिए ये बिल्कुल एक, हाँ अभी बताता हूँ, रुक जाओ, वो आएगा धीरे धीरे आएगा, रुक जाओ अभी। तो डीएनए ने अपने मैसेज को कोड किया आरएनए के फॉर्म में, और आरएनए के लैंग्वेज को डिकोड किया जाता है कहाँ, बताओ? राइबोसोम्स में, जहां प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ये जानते हैं ना कि आपके सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। तो इंफॉर्मेशन जो डीएनए का पहुंचा आरएनए के पास, वो कोडिंग है, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए के लैंग्वेज को डिकोड किया गया कहाँ, बताओ? राइबोसोम्स में। तो क्या बन गया? प्रोटीन्स। इसे कहते हैं डिकोडिंग, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और याद रखिएगा, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बताओ? इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है। देखो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? इसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपकी बॉडी में आरएनए जो होता है वो नॉन जेनेटिक होता है, लेकिन वैसे ऑर्गेनिजम्स में जहां डीएनए होता ही नहीं है। अच्छा बताओ, वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जहां डीएनए नहीं होता है, जहां केवल आरएनए ही होता है, बताइए। जहां पे डीएनए होगा वो जेनेटिक होगा, बट जहां डीएनए है ही नहीं, वहां आरएनए ही जेनेटिक हो जाता है। तो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओ जहां डीएनए नहीं होता है। एनी आइडिया? विरोइड्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो, तो आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इज अ जेनेटिक मटेरियल where
डीएनए इज नॉट प्रेजेंट। जैसे जानते हैं कि मेनी आरएनए वायरसेस की बात करते हैं। आप जानते हैं एड्स का वायरस जो होता है ना, एड्स के वायरस में भी डीएनए नहीं होता, वहां आरएनए ही होता है। तो जहां पर आरएनए ही है, जहां डीएनए है ही नहीं, वहां पर तो आप जानते हैं कि आरएनए ही जेनेटिक हो जाएगा। बट जहां पे डीएनए अवेलेबल है, वहां पे आरएनए हमेशा नॉन जेनेटिक होता है, याद रखिएगा इसको। कोई पूछ दे आपसे कि आपके बॉडी में आरएनए जेनेटिक है या नॉन जेनेटिक, तो क्या बोलेंगे आप? सारे प्रोकारियोट्स में, सारे यूकारियोट्स में डीएनए जेनेटिक होता है, लैंग्वेज डीएनए के पास होता है, सारा इंफॉर्मेशन। हाँ जी, एचआईवी का जो वायरस होता है वो आरएनए वायरस होता है, ठीक है। तो आप यूकारियोट्स में आते हैं, बैक्टीरिया प्रोकारियोट्स में आता है। तो सारे यूकारियोट्स में और सारे प्रोकारियोट्स में डीएनए जेनेटिक है, आरएनए नॉन जेनेटिक होता है। क्योंकि आरएनए के पास लैंग्वेज नहीं होता, आरएनए के पास कोई इंफॉर्मेशन अपना नहीं होता, वो डीएनए के इंफॉर्मेशन को ही आगे शेयर करता है राइबोसोम्स के पास। तो पूरा एक प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए बनता है। हाँ भाई, एचआईवी वायरस कहते हैं इसको, एड्स वायरस होता है वो। एचआईवी वायरस से होता है ना, अरे वायरस कोई एचआईवी कहते हैं, एचआईवी के डिजीज को एड्स कहा जाता है, ठीक है। तो इन ब्रीफ अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि यूकारियोट्स में और प्रोकारियोट्स में डीएनए क्या है बताओ, जेनेटिक है? हाँ भाई, इसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। क्यों उसी के पीछे पड़ गए तुम? अब एचआईवी वायरस हो गया ना, कहानी खत्म उसमें। अब एड्स पढ़ाऊं तुम्हें यहाँ पर मैं? चलो यहाँ देखो, तो यूकारियोट्स में और प्रोकारियोट्स में जो डीएनए है वो जेनेटिक है, आरएनए नॉन जेनेटिक होता है, ये याद रखिएगा। समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ देखो, यस, बिल्कुल सही। डीएनए जेनेटिक है, आरएनए नॉन जेनेटिक है। कहां पर? यूकारियोट्स में और प्रोकारियोट्स में। बट जहां पे डीएनए नहीं होता वह आरएनए ही जेनेटिक होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटा दो यहां पर। अब सबने लिख लिया इसको? अब देखो, अब देखिए, अब न्यूक्लिक एसिड में अगर मैं पूछूं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देखिए, तो न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स देखो, तीन होते हैं इसमें। एक लिखा जाता है सुगर, एक होता है बेस, और एक होता है फॉस्फेट। देखिए, सुगर, बेस एंड फॉस्फेट। ठीक है, और देखो, ये शुगर जो होता है इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। पेंटोज शुगर होता है ये। और ये शुगर दो तरह का होता है, देखो, एक राइबोज शुगर होता है और एक डी ऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको पहले भी, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, कार्बन आप जानते हैं ऐसे,
OH H H OH H OH H CH2OH होता है। ये होता है कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5 कार्बन कहते हैं। ये कौन सा शुगर है बताओ, क्या कहते हैं इसको? इसे अल्फा बोलेंगे बीटा बोलेंगे? हाँ जी बच्चों जल्दी बताओ, ये कौन सा शुगर है, अल्फा या बीटा? कार्बोहाइड्रेट बताया था ना आपको, तो क्या बोलेंगे इसको बताओ? देखो क्योंकि OH यहाँ पे ऊपर है ना, इसे कहते हैं बीटा राइबोज कहा जाता है। देखो इसको, इसको बीटा राइबोज कहते हैं। देखिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। क्योंकि OH ऊपर है यहाँ पर, देखो नंबर समझ में आ गया। फर्स्ट कार्बन यहाँ पे होता है 1 2 3 4 और 5 कार्बन। देखो, और अगर मान लो ऐसा बना दूं, देखो मैं, देखिए थोड़ा सा चेंज करना है आपको केवल इसमें, ऐसे सब कुछ वही होता है। देखो OH H H H HOH और H CH2OH। इसे क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं बीटा डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखो इसका नाम है बीटा डी ऑक्सी राइबोज शुगर कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4 होता है। देखो इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। याद कीजिए आप, मैंने बताया था आपको, ये पेंटोज शुगर होते हैं। ये शुगर में एक्सेप्शन होता है जिसमें एक ऑक्सीजन रेशियो से कम होता है इसमें। वैसे तो मैंने कहा था कि कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 में होता है, लेकिन यहां पर एक ऑक्सीजन कम है। देखो बीटा डीऑक्सी राइबोज में कैसे, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड कार्बन पे देखिए आप, यहाँ केवल H और H लगा होता है, यहाँ पे HOH नहीं होता। देखो यहाँ पे HOH था, पर यहाँ केवल HH लगा होता। देखो तो एक ऑक्सीजन कम हो गया ना यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे इसको? इसी को कहते हैं बीटा डीऑक्सी राइबोज शुगर कहा जाता है इसको। तो जितने भी आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनमें शुगर दो तरह का होता है, या तो राइबोज मिलेगा या डीऑक्सी राइबोज होता है। पेंटोज शुगर कहते हैं इसको, 5 कार्बन होता है इसके अंदर और बीटा फॉर्म में होता है ये। तो क्या बोलेंगे इसको? बीटा राइबोज एंड बीटा डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों ये चीज? चलिए ठीक है। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको बेस के बारे में। देखिए ये तो हो गया शुगर के बारे में। देखो अब देखो बेस क्या होता है इसमें। ये एक हेटेरो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। देखो ये बेस जो होता है, देखो दो तरह का होता है। एक प्यूरिन बेस कहते हैं, प्यूरिन बेस, और एक को पैरामिडीन बेस कहा जाता है। देखिए बेस जो होता है दो तरह का होता है, प्यूरिन एंड पैरामिडीन होता है। देखो हाँ भाई मैं जानता हूं, अनिल पाल सर को मैं जानता हूं। यस आई नो दैट, आई नो हिम। चलो यहां देखो, तो ये बेस का दो फॉर्म है, प्यूरिन एंड पैरामिडीन कहते हैं इसको।
और ये याद रखिएगा कि प्यूरीन का जो स्ट्रक्चर है देखो इस तरह का होता है। देखो देखो इसमें नंबरिंग ऐसे करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें फर्स्ट पे नाइट्रोजन होता है, थर्ड पे भी नाइट्रोजन होता है, 7 पे नाइट्रोजन होता है और 9 पे भी नाइट्रोजन होता है। देखिए 9 एटम रिंग कहते हैं, देखो प्यूरीन को 9 एटम रिंग कहा जाता है। इस रिंग में टोटल देखो 5 कार्बन होते हैं और 4 नाइट्रोजन होता है, और ये पोजीशन फिक्स होता है, देखो याद रखना। हाँ जी है, ये इसी को हेटेरो हेटेरो कहा गया इसलिए कि इसके रिंग में कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। और याद रखना नाइट्रोजन का पोजीशन याद रखिएगा 1 पे, 3 पे, 7 पे और 9 पे होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये? और ये याद रखना कि ये प्यूरीन दो तरह का होता है, एक होता है एडेनिन और एक को कहते हैं ग्वानिन। इसे लिखते हैं ए के फॉर्म में और इसे लिखते हैं जी के फॉर्म में। देखो ये स्ट्रक्चर कॉमन होता है, देखो ये जो रिंग होता है कॉमन होता है, उसके कुछ अटैचमेंट्स वगैरह हो सकते हैं कि कुछ यहां से अटैच हो गया 6 से, 7 से अटैच हो गया या 2 से अटैच हो गया। तो पूरा स्ट्रक्चर आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप ये जान लीजिए कि प्यूरीन के रिंग में ये रिंग कॉमन होता है। अटैचमेंट के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, एडेनिन कहते हैं, ग्वानिन कहते हैं। वैसे अगर आपके पास केमिस्ट्री की किताब है, 12th वाली किताब में मिल जाएगा, या किसी भी बुक में देखना, इवन आपके किसी भी टेक्स्ट बुक वगैरह में भी पूरा स्ट्रक्चर आपको बना हुआ मिल जाएगा, या आपके नेट पे भी अवेलेबल होगा एडेनिन का स्ट्रक्चर और ग्वानिन का स्ट्रक्चर। तो वहां से आप देख सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं है। पूरा जो स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है आपको, केवल आप ये याद रखिएगा कि एडेनिन में, ग्वानिन में 9 एटम रिंग होता है, उसमें 5 कार्बन होते हैं और 4 नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का पोजीशन फिक्स होता है फर्स्ट पे, थर्ड पे, 7th पे और 9th पे। और प्यूरीन दो तरह का होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन कहते हैं। एडेनिन को ए से लिखा जाता है, ग्वानिन को जी से लिखते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब यहां देखो, अब यहां देखो पैरामिडीन देखो कैसा होता है। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं, देखो पैरामिडीन बेस कैसा होता है। तो पैरामिडीन बेस देखिए इस तरह का होता है, इसमें 6 एटम रिंग कहता है, देखो इसे 6 एटम रिंग कहते हैं। नंबर ऐसे होता है 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 1 पे और 3 पे क्या है बताओ, क्या लगा है? नाइट्रोजन होता है। तो इसमें होते हैं 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होता है। देखो ये रिंग सब में मिलेगा, सारे पैरामिडीन में होता है। देखो, और ये पैरामिडीन 3 तरह का होता है, देखो इसके 3 टाइप्स होते हैं। देखिए ऐसे, एक को कहते हैं CUT, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल और T को कहते हैं थाइमीन। CUT हो गया कट, है ना। पैरामिडीन 3 तरह के होते हैं, देखो साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन कहा जाता है। तो इसमें भी देखो 2 तरह का एटम है, नाइट्रोजन है और कार्बन है। 2 नाइट्रोजन होते हैं फर्स्ट पे और थर्ड पे, और इसके अलावा 4 क्या होता है, इसमें कार्बन होता है। तो प्यूरीन को आप कहते हैं ये एक 9 एटम रिंग होता है, देखो, और जो पैरामिडीन होता है वो 6 एटम रिंग होता है।
ये डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों? प्यूरीन में 9 एटम होता है और पैरामिडीन में कितने होते हैं? 6 एटम होता है। पैरामिडीन 3 तरह के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन, और प्यूरीन 2 तरह का होता है, एडेनिन एंड गुआनिन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो मैंने कह दिया कि इसमें शुगर होता है, ये बेस होता है, देखो कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होता है इसके अंदर बेस में। और देखो फॉस्फेट जो होता है, देखो इसमें जो फॉस्फेट होता है वो इस फॉर्म में होता है, देखो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, और इस कंपाउंड को कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है इसको। जानते हो, ये होता है H3PO4। तो फॉस्फेट किस फॉर्म में होता है बताओ? फॉस्फेट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर देखो ना फॉस्फोरिक एसिड का, ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, H3PO4 जानते हैं आप। तो फॉस्फेट जो होता है आपके न्यूक्लिक एसिड में, वो फॉस्फेट के जो स्ट्रक्चर है उसका, वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है, ऐसे फॉस्फेट नहीं होता। समझ में आ गया बच्चों? तो फॉस्फेट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। चलिए, तो मैंने बता दिया कि देखो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट हैं, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। इन्हीं 3 चीजों के मिलने से अब डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, अरे मैं दिल्ली में रहता हूं, क्या करना है बताओ? क्या करना है तुम्हें बताओ? मैं करनाल भी रहता हूं, अभी फिलहाल करनाल में आऊंगा दिवाली के बाद। हाँ जी, मैं आऊंगा बेटा 16 और 17, मैं करनाल रहूंगा, ठीक है? 16, 17 आफ्टर दिवाली आई विल कम, और पूरे टाइम मैं वहीं पे रहूंगा। आपके जितने डाउट्स वगैरह हैं आप सारे इकट्ठा कर लेना, ठीक है बच्चों? चलिए, तो ये देखो, ये मैंने बता दिया आपको, कंपोनेंट कहते हैं देखो इसको। ये कंपोनेंट्स हैं आपके न्यूक्लिक एसिड के। अब मैं बना रहा हूं डीएनए बनता कैसे, वो देखो अब यहाँ पर। ये मिटाऊं इसको अब यहाँ पर। अब देखो, अब मैं बना रहा हूं, देखो सबसे पहले कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। देखो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में, यस, फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो डीएनए के फॉर्मेशन में सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, है ना? और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? देखो ये बनता है शुगर प्लस बेस के फॉर्मेशन से। ये देखो, जैसे मान लो ये एक राइबोज शुगर है, ऐसे देखिए, यहाँ पे OH लिखा हुआ है, यहाँ पे H लिखा हुआ है, यहाँ पे H और OH लिखा हुआ है, यहाँ भी H और OH लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है H और CH2OH। ये एक पेंटोज शुगर है, देखो राइबोज शुगर है ये। और यहां से आप क्या करो, देखो देखिए ऐसे, जो बेस होता है, देखिए देखिए, ये बेस जो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, देखिए ऐसे, ये नाइट्रोजन 1 पे होता है, 3 पे होता है, 7 पे होता है, 9 पे होता है। तो इस बेस का जो हाइड्रोजन होगा, देखो एक हाइड्रोजन जिसका होता है, देखिए ऐसे,
देखिए मैंने कहा ना बेस में क्या लगे होते हैं बताओ, नाइट्रोजन होता है, 1 पे होता है, 3 पे होता है, 7 पे होता है, 9 पे होता है। तो ये जो बेस है ये 1 पे है, 3 पे है, 7 पे है, 9 पे है, तो अल्टीमेटली क्या होगा देखो यहां से ये पूरा H2O यहां से देखो बाहर आता है ऐसे। और अब क्या होगा देखो इसमें, देखिए H OH H OH H और CH2OH। अब देखो ये जो लिंकेज यहाँ बना है, देखिए ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो लिंकेज यहाँ पे डेवलप हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ कार्बन होता है, तो इस लिंकेज को यहाँ क्या कहते हैं बताओ, इसे कहते हैं NC ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं इसको। तो फर्स्ट कार्बन जो होता है ये बेस के साथ H2O रिलीज करेगा देखो, और जो लिंकेज बनेगा उस लिंकेज का नाम क्या बताओ, उसे कहते हैं NC ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है देखो इसको। और याद रखिएगा नाइट्रोजन का पोजीशन पता है आपको, बेस में नाइट्रोजन या तो 1 पे होता है, 3 पे होता है, 7 पे होता है, या तो 9 पे होता है। अब मान लो अगर देखो, अब मान लो अगर मैं लिखूं यहां पर, देखिए ऐसे देखो ये पूरा कंपोनेंट है, इसी पूरे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं बताओ, इसे कहते हैं न्यूक्लियो साइट कहा जाता है देखो इसको। देखो इस पूरे कंपोनेंट को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। और देखो अब मान लो मैं ये कह रहा हूं कि इफ द बेस इज एडेनिन, मान लो बेस का नाम एडेनिन है एंड सुगर इज बीटा deoxyribose, then the name of nucleoside will be, देखो इसे कहते हैं एडिनोसिन कहा जाता है देखो, याद रखिएगा। देखो अगर बेस यहां पे क्या होता है बताओ, ये बेस यहां पे मान लो एडेनिन लिखा हुआ है, तो बेस अगर एडेनिन है और शुगर यहाँ पे बीटा डीऑक्सीराइबोज है, तो इन दोनों के फॉर्मेशन से जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल को एडिनोसिन कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर मान लो ये बेस यहाँ क्या होता है, इफ बेस इज एडेनिन, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा बताओ, उसे एडिनोसिन कहा जाता है। तो बेस प्लस शुगर मिलने से न्यूक्लियोसाइड बनता है ना। अब यहां देखो, अब आप एक टेबल बनाइए, देखिए ऐसे देखो, मेक अ टेबल लाइक दिस। देखो अब आप टेबल में ऐसे लिखिए, आप मान लो ये लिख लिया आपने इधर, इसको ये लिख लिया आपने इधर, चलो ठीक है। अब आप ये बताओ, अब ऐसा ऐसे एक टेबल बनाइए आप, देखो ये टेबल ऑफ न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। मान लो यहां पर अब मैं यहां लिख रहा हूं आरएनए का स्ट्रक्चर, यहां लिख रहा हूं डीएनए का स्ट्रक्चर। आरएनए और डीएनए में न्यूक्लियोसाइड का कैसा स्ट्रक्चर होता है देखो। अब अगर मान लो
बेस यहां पर होता है ए, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एडिनोसिन। ये तो बता दिया मैंने आपको। क्योंकि डीएनए में शुगर कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोज होता है। तो क्या बोलेंगे इसको? इसे कहते हैं डी ऑक्सी एडिनोसिन कहते हैं। देखो बस केवल चेंज आ गया। देखो वहां पर राइबोज शुगर था, यहाँ डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। तो एडेनिन अगर बेस होगा तो नाम ऐसे हो गया। देखो अगर मान लो यहां पर होता जी, ग्वानिन होता है यहां पर, तो इसका नाम क्या होता? इसे कहते हैं ग्वानोसिन। और डीएनए में क्या होता बताओ? इसका नाम हो जाता है डी ऑक्सी ग्वानोसिन कहता है। देखो इसको सिंपल है। अब अगर मान लो यहां पर लिखा होता सी, तो यहां पर साइटोसिन नहीं लिखेंगे। साइटोसिन तो बेस होता है, यहां लिखते हैं साइटिडीन। न्यूक्लियोसाइड जो आरएनए में होगा उसको साइटिडीन कहते हैं, साइटिडीन। और इसका नाम यहाँ क्या होगा बताओ? इसे कहते हैं डी ऑक्सी साइटिडीन कहा जाता है इसको। अब यहां पर अगर टी होगा, देखो तो याद रखिएगा आरएनए में टी नहीं होता। आरएनए वाले पार्ट में थाइमिन नहीं होता। थाइमिन केवल डीएनए में होता है। तो यहां कुछ भी नहीं लिखते आप, खाली रहेगा ये। यहां लिखते देखो नाम इसका, इसे कहते हैं डी ऑक्सी थाइमिडीन कहा जाता है इसको। और अगर मान लो एक और कंपाउंड है, देखो अगर यहां पे यू होता तो याद रखना डीएनए में यू नहीं होता। यू केवल आरएनए में होता है, तो इसका नाम यहाँ यूरिडीन कहते हैं इसको। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? तो ये टेबल याद हो जाएगा। आपको न्यूक्लियोसाइड पहचानना है। हाँ याद ही है, अच्छी बात है, वेरी गुड। आपको पहचानना है न्यूक्लियोसाइड आरएनए में कैसा होता है, डीएनए में कैसा होता है। और याद रखना डीएनए में यूरेसिल नहीं होता और आरएनए में थाइमिन नहीं होता। तो हमने क्या बना लिया बताओ? हमने बना लिया न्यूक्लियोसाइड। हाँ जी, अभी रुक जाओ, फिर आगे मत बढ़ो। अभी अपने उसको कंट्रोल करो, अभी मैं उस पर आ रहा हूं धीरे धीरे। अब यहां देखो, ये हमने बना लिया आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसाइड बनाया हमने क्या बनाया बताओ? ये है न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड का टेबल होता है। अब देखो, अब मैं बनाऊंगा, देखो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखिए ये सेकंड पार्ट है, देखो इसका फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड, पहले साइड बनाया था, अब टाइड बनेगा। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है देखो, तो यहां पर होता है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट कहते हैं। देखो बी प्लस एस प्लस पी। बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया देखो, ये बसपा हो गया ना, बीएसपी। बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। अब ये कैसे बनता है देखो, ये अटैच कैसे होता है देखिए अब इसके बारे में। देखो तो यहां मान लो ये एक हमने बना दिया शुगर मॉलिक्यूल। ये देखिए HOH। और यहां तो आप यहाँ से बेस लगा दो ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ देखिए ऐसे। यहाँ भी HOH होता है देखिए ऐसे। और देखो यहाँ पर ये H है, OHCH2 होता है देखो ऐसे।
और यहां देखिए P डबल बॉन्ड O, OH, HO, OH। देखो फिर से क्या होगा बताओ, फिर से क्या होना है बताओ, यहां पर अब वही कहानी होना। देखो ये जो यहाँ का H2O होता है, ऐसे देखिए, ये देखो फिर से H2O रिलीज होगा यहाँ से, है ना। और जब यहां से -H2O हो जाएगा, -H2O हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, नंबर कर लो, 1 2 3 4, और ये देखो फिफ्थ कार्बन यहां पर है इसका, पेंटोज शुगर का। तो ये अब देखो ऐसा कंपाउंड बनेगा, ये देखिए ऐसा, यहाँ बेस है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, ये H है, ये OH है, ये H है, और देखो यहाँ पर अब यहाँ क्या बचा, ये बचा CH2, CH2, यहाँ बचा ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O, HO और OH। ये जो लिंकेज बना देखो यहाँ पर, PO लिंकेज जो कहते हैं यहाँ पर, ये इस लिंकेज को कहते हैं फॉस्फो एस्टर लिंकेज। इसे फॉस्फो एस्टर लिंकेज कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों ये स्ट्रक्चर? गुड। और देखो अब अगर मान लो, इफ बेस इज एडेनिन, अगर यहां पर बेस क्या बताओ, बेस यहां पे एडेनिन होगा, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा देखो। तो यहां तक तो एडिनोसिन था ना, फॉस्फेट यहां लगा दिया हमने, तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखिए इसका नाम हो जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसे कहते हैं AMP। इसी को कहते हैं देखो एडीनाइलिक एसिड, और इसी को कहते हैं एडिनाइलेट भी कहा जाता है इसको। देखिए अगर बेस यहां पे क्या बताओ एडेनिन होता, तो अब क्या हो गया, एडिनोसिन एक फॉस्फेट जोड़ दिया आपने वहां पर, तो हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसी को कहते हैं एडिनाइलिक एसिड, और उसी को एडिनाइलेट भी कहा जाता है ना। अब यहां देखिए, अब अगर मान लो, तो ये कंपाउंड यहां से लेके यहां तक अभी क्या बताओ, इसे कहते हैं AMP। अगर ये बेस यहां पे क्या बताओ एडेनिन है, तो ये हो गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब देखो अगर मान लो हम यहां से ऐसे लिखें, देखो P डबल बॉन्ड O, OH, HO और OH, तो देखो फिर से एक ये स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए ऐसे, ये H2O फिर से बाहर निकलेगा, तो ये फिर से यहां तक पहुंचेगा देखो, तो इसका नाम हो जाएगा ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। नहीं, और फिर से देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं P डबल बॉन्ड O, OH, HO और OH, तो फिर से देखिए ऐसे एक H2O और निकल जाएगा देखो यहां से ऐसे। तो इस कंपाउंड का नाम एक्सटेंड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा, पूरा कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, उसे बोल देंगे ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कह देंगे देखो इसको। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल वही एनर्जी वाला कंपाउंड है ये। तो देखो ऐसे लिखते हैं, देखो आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया था, देखो ऐसे, ये जो ATP बनाते थे कैसे बनता है ATP,
ये देखिए ऐसे, यहाँ पे हम लिख दिया एडेनिन बेस, ये लिख दिया देखो हमने यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये OH है, ये देखो H CH2 O P डबल बॉन्ड O OH O P, फिर देखो O और P लिखते हैं देखो। ये जो बॉन्ड होता है ये एनर्जी रिच बॉन्ड होता है एक्चुअली। पायरोफॉस्फेट लिंकेज कहते हैं, ये जो लिंकेज आप देख रहे हैं ना, ये वाला लिंकेज, ये लिंकेज जो होता है देखो, इस लिंकेज को कहते हैं पायरोफॉस्फेट एनर्जी रिच लिंकेज है ये। और जब ये टूटता है ना, जब ये लिंकेज टूटता है तो एनर्जी मिलता है इससे। तो आप जानते हो ना कि एटीपी टूटता है, कैसे बताओ? एटीपी टूटता है तो बनता है एडीपी प्लस फॉस्फेट, पीआई कहते हैं, प्लस एनर्जी होता है। फिर एडीपी भी टूटेगा देखो, तो क्या बनता है? एएमपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। और ये जो एनर्जी आप देख रहे हो, इसका वैल्यू लगभग 16 किलो कैलोरी होता है, नियरली। तो देखो एटीपी जब टूटेगा तो बारी बारी से फॉस्फेट टूटेगा ना, तो एटीपी बनेगा एडीपी, और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। और याद रखना एएमपी से नहीं टूटता, एएमपी एएमपी ब्रेक नहीं होता। वो जो लिंकेज होता है ना, वो जो फॉस्फोएस्टर लिंकेज होता है, वो काफी स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, वो टूटता नहीं है, वो ब्रेक नहीं करता। हाइड्रोलिसिस केवल साइड वाला होता है, दो का। एएमपी वापस नहीं ब्रेक करता। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको एटीपी कैसे बनता है, ये समझ में आया आपको? हाँ जी, तो एएमपी से बनता है एडीपी, और एडीपी से बनता है एटीपी। और वैसे ही टूटता है देखो, एटीपी से टूटता है तो एडीपी बनता है, और एडीपी से टूटता है तो एएमपी बनता है। और जब दो फॉस्फेट अलग होते हैं तो लगभग 16 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। और इसीलिए एटीपी को क्या बोलते हैं बताओ? एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। सेल्स को जब कुछ खर्चा करना हो ना, पैसा लगाना हो, तो एटीपी यूज करता है वो। तो एटीपी के पूछा जाता है कि एटीपी के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कितना एनर्जी रिलीज होगा, जल्दी बताओ। अरे ये दोनों मिलाकर 16 होता है, दोनों मिलाकर 16 होता है, एक 16 नहीं है। E1 प्लस E2 का वैल्यू 16 होता है, याद रखना। E1 प्लस E2 ये मिलाकर होता है 16 किलो कैलोरी। अरे वो अलग है, 38 एटीपी अलग होता है वो। मैं कह रहा हूं कि एक एटीपी जब बर्न करेगा, एक एटीपी के हाइड्रोलिसिस से कितना एनर्जी मिलता है, तो ये वैल्यू होता है 16 किलो कैलोरी। हाँ बिल्कुल सही। तो ये देखो, एएमपी को ही न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। एएमपी को ही क्या बोलते हैं बताओ? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब आप मुझे बता दो जल्दी से, ये मिटाओ इसको पहले। अब सबने लिख लिया इसको? सबने लिख लिया इसको? फिर से किसी को दिक्कत तो नहीं स्ट्रक्चर में? बेटा मैंने क्या कहा कि एटीपी के, एक एटीपी के टूटने से, एक एटीपी के हाइड्रोलिसिस से
16 किलो कैलोरी बनता है, और वो जो लिंकेज ब्रेक होता है उस लिंकेज का नाम क्या बताओ? देखो लिखा हुआ है पायरोफॉस्फेट एनर्जी रिच लिंकेज कहते हैं इसको, जो साइड वाले लिंकेज होते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो इसको मिटाता हूं पहले, और अब मैं न्यूक्लियोटाइड का टेबल बनाता हूं, उसके बाद खत्म करेंगे इसको। इसको मिटा दूं अब। तो देखो, इसे कहते हैं टेबल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फिर वैसा ही टेबल बनाओ, देखो। देखिए, ये मान लो आरएनए का स्ट्रक्चर है इधर, और ये डीएनए है। अगर यहां पर ए लिखा होता तो इसे कहते हैं एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसे कहते हैं डेम्प, डीएएमपी, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना? फिर देखो, अगर यहां पर जी लिखा होता तो ये होता जीएमपी, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, और यहां क्या हो जाएगा बताओ? डीजीएमपी, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर यहां पर सी लिखा होता तो इसे कहते हैं सीएमपी, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और ये क्या हो जाएगा बताओ? डीऑक्सी साइटोडीन मोनोफॉस्फेट, डीसीएमपी कहते हैं इसको। फिर देखो, अगर यहां पर टी होता तो मैंने कहा कि यहां तो टी होता ही नहीं है, इसे कहते हैं डीटीएमपी, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। हाँ, लर्न करना है, समझना है, ऐसा क्या है, छोटा सा चीज है ये। और यहां पर जहां तक यू होता, इसे कहते हैं यूएमपी, और यहां पे नहीं होता ये, इसे कहते हैं यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। मैंने बताया था नाम आपको, क्या बोलेंगे इसको? यूरिडीन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है बच्चों? यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये हमने बना लिया न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए को मैं बनाऊंगा अगली क्लास में। अब कैसे बनता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ये मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, सबको समझ में आ गया कि कैसे जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? ओके, दैट्स गुड। चलिए फिर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।